वेलकम बैक टू एग्जाम मंत्रा। चलिए आज देखते हैं 4-5 तारीख को जो भी टोटल क्वेश्चन आया था उसको आज देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कौन कौन सा चैप्टर से आया और क्या क्या आया। देखिए, और अथी और एग्जाम में जब कोई भी एग्जाम दे के आते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर क्वेश्चन भेजिए, जिससे कि और आप लोग को कंटेंट प्राप्त हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भाग में जैसे देखिए, भारतीय संविधान का क्या चीज, भाग 2। भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया। भाग 1 में संघराज क्षेत्र, 2 में दिया हुआ नागरिकता और 3 में दिया हुआ मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो 12 से 35 और 4 में दिया हुआ है आपका नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 है। देखिए, भाग 2 में है साथ ही संविधान के नागरिकता 5 से 11 है। आर्टिकल इसका देखिए दिया हुआ है कि आर्टिकल 5 में बोला जाता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी कि जिस समय संविधान लागू हो रहा था उस समय जिसका भारत का नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका विश्लेषण भाग 5 में दिया है। आर्टिकल 5 में 6 में दिया है कि जैसे जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान का अथी मतलब पंजाब का बहुत सारा एरिया पाकिस्तान में चल गया और आधा पंजाब का एरिया अथी मतलब इसमें भारत में रह गया था और बहुत सारा एरिया जो पाकिस्तान में गया था, और जो पाकिस्तान से मतलब भारत आने वाला जो नागरिक था उसके उसके नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया भाग 6 में। आर्टिकल 6 में वही अथी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के बारे में। और आर्टिकल 7 में दिया हुआ है कि पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता के अधिकार के बारे में, यानी कि जो भारत छोड़ के पाकिस्तान चल गए उनके नागरिक उसके नागरिकता के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद आर्टिकल 7 में। और आर्टिकल 8 में है जो मतलब विदेश चल गया, विदेश में रहने वाले मूल भारतीयों के व्यक्ति के नागरिकता के बारे में। जैसे विदेश कोई चल गया भारत से और बहुत सारा दिन वहीं अगर उसके रह लिया है तो उसके नागरिकता के बारे में आर्टिकल जो है 8 में दिया हुआ है। 9 में है कि विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर नागरिकता का अंत, यानी कि अगर कोई जैसे भारत का नागरिक है और विदेश में बहुत दिन से 5 साल 10 साल यानी 10 साल 12 साल से रह रहा है या उससे ज्यादा से रह रहा है और विदेश का नागरिकता ले लिया जैसे यूएस का या तो फिर अथी यूके का या फिर अथी ये फ्रांस या जर्मनी कहीं का भी अगर नागरिकता ले लिया है तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाता है। उसके बारे में आर्टिकल 9 में दिया हुआ। आर्टिकल 9 10 निश्चित कर दिया। आर्टिकल 11 में संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार का विनियमन, यानी कि जैसे संसद में थी नागरिकता के बारे में, यानी कि किसको नागरिकता दिया जाए किसको नागरिकता नहीं दिया जाए, नागरिकता के बारे में जो कानून बनाना है। जैसे कि अगर कोई लगातार 7 साल से इंडिया में शायद 7 साल से इंडिया में रह रहा है तो उसके नागरिकता के बारे में पंजीकरण। जैसे भारत का नागरिकता लेने के लिए एक नियम है कि आप अगर किसी का एंसेस्टर यानी पूर्वज अगर जैसे दादा दादी या नाना नानी अगर भारत का है तो वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर कोई जैसे जिसका अगर जो जन्म जन्म लिया है भारत में जैसे कि उसका जन्म लिया है भारत में और चल गया फिर विदेश, उसके बाद फिर वो चाहता है कि हाँ हम भारत का नागरिकता ले तो उसके बारे में कानून बनाता है आर्टिकल 11 में। शिकागो में विश्व विश्व धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो ये शिकागो में जो हुआ थी 1893 में किया गया था। 1893 में 11 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चला था। 1893 में इसी में जो है ये इसी में जो है स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हीं वो बोले थे स्टार्ट किए थे। अमेरिका में जब भाषण दिए थे तो स्टार्ट किए थे मेरे भाई बहनों, इस वर्ड से जब स्टार्ट किए थे वो शिकागो में अमेरिका यूएस कोलंबिया एक्सपोजिशन के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। जैसे इसके संसद में स्वामी विवेकानंद भारत के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उनके भाषण की शुरुआत था सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाई और बहनों, इसने यहीं से शुरुआत किए थे जिसके पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था स्वामी विवेकानंद ने। उनका जो उद्देश्य था कि मुख्य उद्देश्य दुनिया के विभिन्न धर्मों के बीच संवाद स्थापित करने का था, यानी कि उनका मेन ये जो वक्तव्य दिए थे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, उनका मेन उद्देश्य था कि दुनिया का जो जितने भी धर्म है उनके साथ हम
मतलब संवाद स्थापित करना, ये ना कि मतलब उनका धर्म अलग है मेरा धर्म अलग है, तो को धर्म सबका अपना 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 धर्म है, सब कोई भी मान रहा है, लेकिन उसके बीच जो है लगाव संवाद स्थापित करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने ये वर्ड का उपयोग किए थे। 1893 में शिकागो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किए थे, और 11 दिसंबर 1893 को जयपुर साहित्य महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो जयपुर साहित्य महोत्सव का देख लेते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पृथ्वी का सबसे बड़ा साहित्य शो था कहा जाता है। औपचारिक रूप से 2006 में शुरू हुआ था। संस्थापक इसका शुरू में नमिता गोखले और विलियम डेलरिम्पल द्वारा क्या की गई थी, अर्थात संस्थापक जो इसका इनकी शुरुआत लेखक जो है नमिता गोखले और विलियम डेलरिम्पल किए थे। शुरू में मूल रूप से जयपुर विरासत फाउंडेशन की एक पहल थी, और इस आरंभिक जयपुर हेरिटेज फेस्टिवल के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। बढ़ावा जो 2008 में यह स्वतंत्र साहित्य महोत्सव के रूप में विकसित हुआ, और पारंपरिक रूप से जयपुर डिगी पैलेस में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? पारंपरिक जयपुर का जो डिगी पैलेस है वहां पे यानी कि ये आयोजित किया गया था। लेकिन अब यह होटल क्या है, कलार्स आमेर में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त को प्राणी ऊतक की किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो रक्त जो एक संयोजी ऊतक है, क्या एक संयोजी ऊतक है रक्त, इसके बारे में देखते हैं। रक्त को एक विशेष संयोजी ऊतक माना जाता है क्योंकि वह शरीर के विभिन्न अंगों में आपस में क्या करता है, जोड़ता है, जिसे पोषक तत्वों, गैसों, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे हम लोग का जो CO2 जो है, CO2 का जो निष्कासन होता है वो क्या होता है, रक्त के द्वारा होता है। जैसे कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो रक्त के द्वारा क्या होता है, हर एक कोशिका में O2 हीमोग्लोबिन के द्वारा O2 पहुंचाया जाता है, और वहां से फिर CO2 को कैच करके फिर फेफड़ा में लाया जाता है। इनमें लाल तरल मैट्रिक्स होता है, जिसमें तरल मैट्रिक्स होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। इसमें जो है रक्त में क्या होता है, लाल रक्त कोशिका होता है और श्वेत रक्त कोशिका होता है और प्लेटलेट्स होता है। जैसे भ्रूणीय विकास के दौरान रक्त का उत्पत्ति जो है मीसोडर्म में होता है। जब कोई जैसे अगर कोई भ्रूण रहता है तो भ्रूण भ्रूण में जो है जब रक्त की उत्पत्ति होना स्टार्ट होता है तो वो मीसोडर्म से स्टार्ट होता है, ना कि डायरेक्ट ये हड्डी के अस्थि मज्जा से स्टार्ट होता है। भ्रूणीय अवस्था में जब रहता है तो वो मीसोडर्म से स्टार्ट होता है। अस्थि मज्जा जब ये जब पूरा बॉडी निर्माण हो जाता है, जब भ्रूण नहीं रहता है तब स्टार्ट होता है आपका अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होना। जैसे रक्त का संयोजी ऊतक देखिए, ये व्हाइट ब्लड सेल इसी में रहता है, व्हाइट ब्लड सेल। फिर प्लेटलेट्स देखिए, ये सब जो है प्लेटलेट्स है। अब फिर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का जो आकृति है वो ओव्यूहतल होता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स का कोई आकृति नहीं होता है, ये अमीबा टाइप का है। यानी कि इसका आकृति जो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो है आकृति हमेशा जो संरचना है हमेशा चेंज होते रहता है, कभी इसका एक मतलब एक जैसा नहीं रहता है। जैसे अमीबा का आकृति हमेशा चेंज होते रहता है, कभी इस टाइप का रहता है तो कभी ये इस टाइप का चेंज हो जाता है। मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या होता है, संरचना जो है हमेशा चेंज, लेकिन रेड ब्लड सेल्स का संरचना चेंज नहीं होता है, हमेशा इसका एक उभयतल टाइप का रहता है, जैसे बीच में ये धंसा हुआ रहता है। इसे देखिए यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स और ये प्लेटलेट्स है, और यहाँ पे देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है आपका 5 भाग होता है। एक होता है मोनोसाइट्स, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर न्यूट्रोफिल्स, और फिर होता है इसिनियोफिल्स और फिर बेसोफिल्स होता है। और सबसे ज्यादा बॉडी में शायद लिम्फोसाइट्स होता है, ये वाला सबसे ज्यादा हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स में। जैसे रक्त और रक्त में जो है प्लाज्मा जो है 55% होता है। व्हाइट ब्लड जो रक्त होता है उसमें हम लोग का यानी हम लोग का ब्लड में टोटल 55% प्लाज्मा होता है। शरीर के विभिन्न अंगों को ये जो संयोजी ऊतक है जो विभिन्न सब के अंगों को जोड़ता है, ये ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन्स को पहुंचाता है और अवशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, हटाता है।
जैसे प्राणी ऊतक के प्रकार, प्राणी ऊतक जो है, जो हम लोग का ऊतक है, 4 प्रकार के होते हैं। एक उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, पेशी ऊतक होता है, और फिर तंत्रिका ऊतक होता है। उपकला ऊतक का भी 7 भाग होते हैं। जैसे देखिए, ये सब है सिंपल, देखिए सिंपल स्क्वेमस सेल है ये। और ये क्या आपका स्क्वेमस सेल, जो मतलब उपकला ऊतक है। देखिए, ऊतक स्थान और उसका कार्य। जो सरल और सल्की एपिथेलियम, यानी कि सरल सरल और सल्की उपकला ऊतक, यानी अथी सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, ये इसका क्या कार्य है? सरल और सल्की अथी एपिथेलियम का, ये फेफड़ों का जो स्तर होता है, फेफड़ों की वायु और हृदय का जो थैलियां होता है, आंतरिक परत, रक्त वाहिनी का जो आंतरिक परत होता है, लसिका लसिका वाहिनी का जो आंतरिक परत होता है, उसका परत निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्लड सेल्स है, तो इसका जो आंतरिक परत होता है, ये निर्माण करता है सल्कीय अथी सरल सल्की ऊतक। इसका जो मेन कार्य है वो होता है विसरण और निष्पादन द्वारा पदार्थों का आवागमन और सहायता तथा चिकनाई वाला पदार्थ स्राव करना। जैसे कि ये क्या करता है कि यहाँ पर जब अथी अंदर में जब रहता है, तो ये क्या करता है कि विसरण और, यानी कि कोई पदार्थ का आवागमन निश्चय करता है कि कौन सा पदार्थ इसमें मिलना चाहिए और कौन सा पदार्थ नहीं मिलना चाहिए। फिर है सरल घनाकार अथी उपकला ऊतक। ये क्या होता है? छोटी ग्रंथियां की नलिकाएं और स्रावी भाग और वृक्क नलिकाएं में पाया जाता है। ये श्वसन और अवशोषण का काम करता है। फिर है सरल स्तंभकार ऊतक। ये ब्रोंक्यूल्स, गर्भाशय की नालिका और गर्भाशय में बिना बिना सिलिया वाले ऊतक पाचन तंत्र और मूत्राशय में पाया जाता है। अवशोषण के साथ साथ यह साथ ही म्यूकस और एंजाइम का स्राव करता है। ये स्तंभकार एपिथेलियम जो है इस टाइप का होता है यहाँ पे, और इस पे जो है अथी निकला हुआ रहता है, फर टाइप का। जैसे आप कंबल देखो, फर वाला कंबल उसमें जो लगा हुआ रहता है, उसी टाइप का यहाँ पे निकला हुआ रहता है। तो ये क्या करता है कि कोई भी पदार्थ का इसके द्वारा जो है, ये उंगली नुमा रहता है, तो वो क्या करता है, उसे अब एब्जॉर्ब करता है और फिर रक्त में जो है उसको मिला दिया जाता है। फिर है कुष्ठ स्तरीय स्तंभ अथी ऊतक। ये सिलिया युक्त तथा ऊतक है जो ब्रोंकाई, श्वसनली और ऊपरी ऊपरी श्वसन तंत्र का परत बनाते हैं। यह म्यूकस स्राव करता है और सिलिया म्यूकस को आगे बढ़ाते हैं। फिर स्तरित सल्की ऊतक, जो कि मुख्य और योनि की जो आंतरिक परत है, वो जो है मुख का जो अथी है वो, और योनि का जो आंतरिक परत है वो निर्माण करता है। इसके संग अथी घर्षण घर्षण से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर अथी स्तरीकृत घनाभ ऊतक। ये क्या करे, श्वेत ग्रंथियां और लाल ग्रंथियां और दुग्ध ग्रंथियां में पाया जाता है, और ये क्या करता है, सुरक्षा उत्पन्न करता है। फिर होता है स्तरीकृत स्तंभकार उपकला ऊतक। यह जो है मूत्र मार्ग तथा कुछ ग्रंथि नालिका में पाया जाता है। यह भी जो है श्वसन और सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आपका है संक्रमणीय उपकला ऊतक। ये मूत्र अतिमूत्राशय, मूत्र मार्ग और मूत्र वाहिनियों में पाया जाता है। ये क्या करता है, मूत्र अंगों को फैलाने और खींचने की अनुमति देता है। जैसे अब देखिए इसका कार्य क्या है। ये घनाकार इसका जो एपिथेलियम, इसका कार्य क्या है? शरीर को ढकना और सुरक्षा प्रदान करना। त्वचा और मुंह, फेफड़ों आदि, मतलब ये इसका जो कार्य है सब का मतलब एक परत निर्माण करना, जैसे स्किन और माउथ, लंग्स है। संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जैसे कि ब्लड ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक जैसे हम लोग का बोन है, बोन भी क्या है? संयोजी ऊतक है। ब्लड भी क्या है? संयोजी ऊतक है। और जो हम लोग का उपास्थि भी जो है वो क्या है? संयोजी ऊतक। जो कंडरा और लिगामेंट है, कंडरा और लिगामेंट जो बोन टू बोन और बोन टू मसल्स जोड़ता है, उसका जो कंडरा और लिगामेंट है। बोन टू बोन जो लिगामेंट जोड़ता है, लिगामेंट जो अथी करता है, जोड़ता है, वो भी क्या है? साथी है, मतलब संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का क्या काम है? अंगों को जोड़ना, जैसे रक्त, हड्डी, उपास्थि और टेंडन, लिगामेंट। पेशी ऊतक का क्या कार्य है कि शरीर को मूवमेंट देता है। यानी कि पेशी ऊतक क्या है? शरीर को मूवमेंट कर देता है। जैसे स्केलेटल मसल्स
स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स, ये सब प्रकार है इसका। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक क्या करता है कि आदि संवेदनाओं को वहन करता है। जैसे तंत्रिका ऊतक, ये है तंत्रिका ऊतक। देखिए तंत्रिका ऊतक, ये क्या है, ये आपका है दुम्र अथी डेंड्राइट्स। ये क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स है। फिर ये ग्रेन्यूल्स, निसेल्स ग्रेन्यूल्स है, कोशिका का है ये वाला जो एरिया, ये कोशिका का है। ये केंद्रक है, ये वाला जो है केंद्रक है। फिर श्वान कोशिका, तंत्रिका क्षय। फिर माइलिन, माइलिन शीथ, माइलिन आवरण है। रेंडियर नोड है। फिर आपका जो है पुटिका है, और बाद सिनेप्स। ये सब तंत्रिका तंत्र का भाग है। आगे देखते हैं इसका कार्य क्या है। यह मुख्य रूप से क्या है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और नसों में पाया जाता है। इसका कार्य, जैसे डेंड्राइट्स का क्या कार्य है, तो डेंड्राइट्स जो है क्या करता है, संवेदना प्राप्त करता है। यानी कि जैसे एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र में जब अथी जाता है, मतलब संवेदना जाता है, तो उसे डेंड्राइट्स से प्राप्त होता है। और कोशिका, कोशिका शरीर जो एक केंद्रक होता है, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका का कोई भी कोशिका, उसका नियंत्रण केंद्र जो है केंद्रक होता है। एक्सोन, एक्सोन क्या है, संवेदना को आगे पहुंचाता है। एक्सोन का क्या कार्य है, संवेदना को आगे आगे पहुंचाता है, और उसको आगे पहुंचा के किसको देता है, वो डेंड्राइट्स को देता है। डेंड्राइट्स फिर संवेदना प्राप्त करता है, और फिर वो एक्सोन को देता है, और वो आगे इसी टाइप से आगे बढ़ते रहता है। माइलिन शीथ जो है, माइलिन शीथ जो है सुरक्षा प्रदान करता है हमारे ये तंत्रिका तंत्र को। ये एक आवरण होता है, जैसे मान लिया कि ये तंत्रिका, इस पे माइलिन शीथ का एक आवरण रहता है, जो कि इसको बचाते रहते हैं, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है और संवेदना की गति को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी में जल की मात्रा सबसे अधिक है। ये जल की मात्रा का जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। सबसे ज्यादा जल का ग्रहण जो है ब्रह्मपुत्र, यानी जल धारण करता है सबसे ज्यादा। ब्रह्मपुत्र नदी में औसत वार्षिक जल निर्वाण बहुत अधिक होता है, क्योंकि यह मानसून के दौरान भारी वर्षा और हिमालय से पिघलती बर्फ से भरपूर पानी प्राप्त करता है। ये लंबाई में जो है, लंबाई में 2525 किमी लंबा, जो कि क्या है, ये गंगा नदी है, सबसे बड़ी लंबी लंबी नदी मानी जाती है। और ये अथी क्या, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश के ये जो तिब्बत के सांगपो से निकलकर जो है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जिसे बांग्लादेश में जब अथी गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, तो इसके संयुक्त धारा को जो है मेघना बोला जाता है। ठीक है, सबसे भारत के सबसे बड़ी नदी बेसिन जो है गंगा नदी बेसिन है, जो पूरा भूभाग का जो है 26% है। कितना, 26% है। भारत में संविधान के अंतर्गत नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन तथा नाम बदलने का अधिकार किसके पास है, तो ये संसद के पास होता है। जैसे संसद के पास, यानी कि अगर संसद को लगता है कि हाँ किसी का नाम या सीमा परिवर्तन करता है, अथी करना है, नाम या राज्य का सीमा परिवर्तन करना है, तो उसमें जो है विधान परिषद का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब अगर वो चाह के भी उसको रोक नहीं सकता है, उसको बस एक मंजूरी के लिए दिया जाता है। तो जो विधान परिषद होता है वो मंजूरी दे चाहे ना दे, अगर दे भी दे तो ठीक है, और नहीं भी दे तो संसद चाहेगा तो उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 3, अनुच्छेद जो 3 है, जो संसद के किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग करके दो या दो से अधिक राज्य को मिलाकर नए राज्य और किसी राज्य क्षेत्र को घटाने या नाम बदलने की शक्ति देता है। आर्टिकल 3, संसद ऐसा कानून जो है साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 368 तथा तहत जो है संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जब किसी का नाम या सीमा या दो राज्य को मर्ज करना, या नाम अथी करना है, बदलना, या तो एक ही राज्य को दो भाग में डिवाइड करना है, तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं पड़ता है। ये प्रक्रिया जो होता है, जो थी मतलब संसद का थी जो राज्य का विभाजन के लिए या तो उसका नाम परिवर्तन के लिए, तो इसके मतलब संसद में पेश करने से पहले जो है राष्ट्रपति से सिफारिश मतलब लिया जाता है। जैसे धन विधेयक है, धन विधेयक जो है लोकसभा में पेश करने से पहले तो राष्ट्रपति से सिफारिश लिया जाता है, जिसको जो है फिर अगर थी
संसद से अथी पास करके और अथी राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उसको अथी साइन करने के लिए बाध्य हो जाता है और उसको फिर पुनः रिटर्न नहीं कर सकता है, क्योंकि सर पहले उससे राष्ट्रपति से जो है पहले वो तो अथी परमिशन ले चुका है, तो फिर राष्ट्रपति उसको फिर रिटर्न नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को अपने विचार व्यक्त करने के लिए विधेयक भेजते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो जिस राज्य का मतलब चेंज करना है तो उसको उसके जो विधान परिषद है उनको जो है विचार व्यक्त करने के लिए एक विधेयक पेश करते अथी भेजा जाता है, लेकिन उन संसद जो उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। पहले बोले थे यानी कि जो उसका संबंधित राज्य का विधानमंडल होता है उसको कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर संसद चाहेगा तो मतलब नाम परिवर्तन कर लेगा, वो विधानमंडल जो है राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। खाली बस उसका एक विचार रहता है कि हाँ मतलब हम विचार दे रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। अगर संसद को अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो उससे उसका विचार जो मतलब जो प्रस्ताव दिया है उसको मान लेता है। अगर नहीं लगता है कि संसद नहीं मतलब हम जो पेश किए वही ठीक है तो उसी पे चल मतलब आगे बढ़ जाता है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश है जो भारत का हिस्सा नहीं है, यानी कि आर्टिकल 2 में जैसे कि अगर कोई भारत का किसी के साथ युद्ध हुआ है, अगर मान लिया जाए कि जैसे अभी बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ है और बांग्लादेश को जो है अगर जीत लिया मतलब उस पर आक्रमण करके उसके बाद भारत में मिला लिया जाता है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत जो है इंडिया में उसको मिलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए विधेयक पारित करने हेतु संसद में किस बहुमत की आवश्यकता होती है। तो राज्य पुनर्गठन के लिए, पुनर्गठन मतलब पुनः निर्माण के लिए एक संसद में सिर्फ साधारण बहुमत पारित किया जाता है, कोई विशेष बहुमत कुछ नहीं। साधारण बहुमत 50+1, जिसका बहुमत ज्यादा है वो अपना, जैसे अगर अब यस को ज्यादा वोट किया है तो यस, नो को ज्यादा वोट किया है तो नो। कोई मतलब नहीं कि पूरा जो अथी है पूरा संसद का जो अथी है मतलब संसद का जो जितना सदस्य है सबका 2/3 से विधेयक पास करना है, ये सब नहीं होता है। बस साधारण बहुमत से जिसका बहुमत ज्यादा है वो पास हो जाएगा। 1953 भाषाई के आधार पर अथी राज्यों का गठन का सिफारिश करते हैं। ये फजल अली आयोग था जो कि भाषाई के आधार पर, और भाषाई के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को 1953 में जो है राज्य का अथी दिया था मान्यता। अगला क्वेश्चन है कि बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि किसका एक उदाहरण है। तो ये रसायनानुवर्तन है। जैसे देखिए प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, जब कोई गाछ यानी कि प्रकाश को देखकर यानी प्रकाश की ओर अगर गति करते हैं तो उसको प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। इसमें जो है पौधा का जो आगे वाला भाग होता है वो गति करता है। जलानुवर्तन, जब जड़ जो पौधा का जो जड़ होता है, जैसे मान लीजिए पौधा है, इसका जड़ जो है यानी कि जल की, जैसे मान लिया यहाँ पे जल है, यहाँ पे ये जल है, तो अगर इधर ऐसे गति कर रहा है तो इसको जलानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन यानी कि गुरुत्व के अनुसार, जैसे गुरुत्व जैसे कोई भी मतलब अथी होता है मतलब पेड़ पौधा जो बढ़ता है वो गुरुत्व के क्या होता है, गुरुत्व के विरुद्ध विरुद्ध है यानी कि बढ़ता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, जब पृथ्वी किसी को अपनी ओर खींचता है, लेकिन पेड़ पौधा क्या होता है पृथ्वी के विपरीत विपरीत आगे बढ़ता है। यही सब दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां ने आगरा के किस किले में विशेष रूप से शाही महिलाओं के लिए कौन सी मस्जिद बनवाई थी। तो ये बनाया था नगीना मस्जिद। यह मस्जिद जो है 1631 से 1640 के बीच सफेद संगमरमर से बनाई गई थी। इसका जो उद्देश्य था उस था जो मस्जिद भी का जैसे जो है जो मस्जिद भी कहा जाता है, यह पूरी तरह से जो है निजी थी और किले में शाही महिलाओं जैसे रानियों और राजकुमारियों को प्रार्थना करने के लिए बनवाई गई थी। यानी कि ये अथी में बनाया गया था, क्या चीज, माल में ही बनाया गया था नगीना मस्जिद। आगरा के किले के भीतर दीवाने आम के पास स्थित है। इसके पास ही मीना बाजार लगता था जहां शाही महिलाएं जो है खरीद करती थी। इनमें 3 गुंबद था। अपनी सादगी और सुंदरता के लिए इसे जाना जाता है। आगरा के अगला क्वेश्चन है कि आगरा के किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किला किले वाली मोती मस्जिद औरंगजेब करवाया था।
आगरा के भीतर, आगरा में जो अथी भीतर के मोती मस्जिद का निर्माण, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां करवाया था, और दिल्ली के लाल किला के अंदर जो मोती मस्जिद का निर्माण है जो औरंगजेब ने करवाया था। ब्रिटेन के शासन अथी ब्रिटिश शासन काल के दौरान महाराष्ट्र में किसानों से किस फसल के लिए जबरन की खेती करवाई जाती थी? तो ये नील की खेती जबरन करवाई जाती थी। नील की खेती ऐसा होता था कि अगर जिस जमीन पे नील की खेती, मतलब नील का खेती किया जाता है या नील बोया जाता था, वो साल 2 साल के अंदर वो भूमि जो है बंजर बन जाता था। क्या होता था? बंजर बन जाता था। और जब भूमि बंजर बन जाता था तो उस पे दूसरा कोई अथी फसल ही नहीं होता था। मतलब नील का खेती हुआ तो समझो खेती बंजर यानी उपजाऊ नहीं रहता था, जिसके कारण किसान जो है नील का खेती करना नहीं चाहता था। और नील क्या होता था कि पहले, अब तो कॉस्मेटिक जो कलर आ गया है नीला टाइप का, उस समय मतलब अगर कोई चीज को कलर करने के लिए, डाई करने के लिए सिर्फ नीला जो है नील से ही प्राप्त किया जाता था, नीला कलर। इसके लिए जो है बेस्ट में जो है यानी कि और अंग्रेजर को जो है मतलब नीला अथी कलर जो है चाहिए था। उस समय डिमांड था। जब कॉस्मेटिक कलर का खोज हो गया तो इसका डिमांड जो है खत्म हो गया था। एक देखिएगा अथी बिहार में हुआ था चंपारण विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, उस समय भी वही नील की खेती, उसमें 3/20 यानी कि 20 कट्ठा खेत है, उसमें 3 कट्ठा पर नील की खेती करने के लिए बोला जाता था। तो उसमें भी अथी राजकुमार शुक्ल जो है 1916 में गांधी जी से मिले थे। तो गांधी जी से जो ये जो प्रथा था इसका मतलब अथी के करवाए थे। ये जो प्रथा है नील की खेती का अथी बिहार में चंपारण सत्याग्रह में, तो राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को जो है आमंत्रण किए थे, तो फिर 1917 में चंपारण पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2023 में शूटिंग में भारत को कितने सिल्वर मेडल जीता था? ये भारत जो है टोटल कितना, शायद 7 सिल्वर मेडल जीता था। तो टोटल 9 सिल्वर मेडल, सॉरी, 7 गोल्ड था और 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज था। इस देखिए ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली वाली पहली भारतीय महिला कौन था? तो ये पीवी सिंधु जी थे। पीवी सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल में मुकाबले में रजत पदक जीतकर जो है इतिहास रचा था। यह जो एकमात्र महिला खिलाड़ी जिन्होंने 2 बार व्यक्तिगत जो ओलंपिक पदक जीते, एक 2016 में और एक 2020 में पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में शुक्र ग्रह की अपनी धुरी पर घूमने की गति सबसे धीमी क्यों? ये ये है ये जो है इनके घने वायुमंडल और सौर ज्वारीय बल के कारण जो है ये धीमे घूमती है। शुक्र का जो वायुमंडल बहुत घना है, शुक्र का जो है वायुमंडल बहुत घना है, जो कि पृथ्वी से कितना 90 गुना जो है ज्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के द्वारा इस घने वायुमंडल में लगाए गए ज्वारीय बलों ने इनकी घूर्णन गति को जो है बहुत धीमी कर दिया। शुक्र पूरब से पश्चिम घूमता है, जबकि अधिकांश ग्रह जो है पूर्व से पूरा थी पश्चिम से पूरब घूमता है। जैसे बसु, याद रखने का इसका, बसु जो है, बसु, बाप और बुध, बुध भी जो है बुध भी जो है उल्टा घूमता है पश्चिम से। और नहीं, और उसके बाद शुक्र, ये ये जो है क्या करता है, बुध और शुक्र जो है पूरब से पश्चिम की घूमता है, लेकिन अधिकतर ग्रह जो है पूरब से पश्चिम घूमता है, और अधिकतर ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसीलिए इसे जो है भोर का तारा, शुक्र को जो है भोर का तारा भी कहा जाता है। इनके परिक्रमा केवल कितना 225 दिनों में करता है। शुक्र जो है परिक्रमा कितना दिनों 225 दिनों में करता है। शास्त्रीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवताओं के लिए किया जाता है? तो ये जो है भगवान कृष्ण के लिए किया जाता है। मणिपुरी नृत्य मुख्य मुख्य आधार जो है वैष्णववाद है। यह मुख्य रूप से जो है रास लीला के प्रसंगों को दर्शाता है, जिसमें राधा कृष्ण और प्रेम भक्ति का वर्णन करता है। यह कोमल और धीमी गति के लिए जाना जाता है, यानी कि इसमें जो डांस होता है धीरे कोमलता और धीमी गति, यानी कि धीरे धीरे डांस करता है।
इसमें शरीर की गति बहुत ही सुंदर तरीके से है, लहराते हुए लहरों की तरह जो है प्रस्तुत करती है। इसमें महिला कलाकार एक विशेष बेलनाकार स्कर्ट पहनती है जिसे कुमिल कहा जाता है। भांगड़ा नृत्य मुख्य रूप से क्या थी, किसके लिए थी, मतलब मुख्य रूप से विशेष क्या है, तो ये भांगड़ा नृत्य जो है यानी कि ये जो है थी ऊर्जा और थी भांगड़ा शुरुआत पंजाब में मझार क्षेत्र में किसानों के द्वारा की गई थी। यह जो मुख्य रूप से बैसाखी के दौरान फसल कटाई में जश्न मनाने के लिए किया जाता है। यह नृत्य जो है उच्च तेज और गति को कूदने कदमों के लिए जाना जाता है। इसमें नर्तक अपनी बाहें उठाकर उठाकर खुशी व्यक्त करते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन यह मुख्य रूप से जो है वन संरक्षण और पेड़ों की सुरक्षा के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने इन्हें स्टार्ट किया था 1980 में। इस आंदोलन का मुख्य नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, चांडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने किया था। इस क्षेत्र का दबाव का कारण 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालय क्षेत्र, यह जो है उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह उत्तराखंड में हुआ था। 15 पेड़ों की कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। ओलंपिक मुक्केबाजी राउंड के बीच विश्राम की अवधि कितनी होती है? तो ये 1 मिनट का होता है, यानी कि प्रत्येक राउंड के बाद जो 1 मिनट का विश्राम दिया जाता है। पुरुष और महिला दोनों के लिए ओलंपिक में एक राउंड में 3 मिनट का होता है। कुल ओलंपिक मुक्केबाजी में 3 राउंड होता है। प्रत्येक राउंड के समाप्त होने पर 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। अपनी टीम से सलाह ले सकते और थोड़ा सुधार कर सके। मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये मैरी कॉम थी, जो लंदन 2012 में ओलंपिक में जीता था। अगला क्वेश्चन है कि कानूनी प्रक्रिया में रिमांड का मुख्य अर्थ क्या है? तो रिमांड में जैसे रिमांड पर लिया जाता है तो आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है, यानी कि उसका जो साक्ष्य जुटाने के लिए रिमांड में लिया जाता है कि कहाँ पे कैसे क्या किया है, नहीं किया है, क्या कैसे अंजाम दिया है, उसको मतलब रिमांड में लिया जाता है। किस नदी को दूसरी गंगा या दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी को बोला जाता है। गौर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाया जाता है? ये बजाया जाता है ढोला और बांकिया को बजाया जाता है। वह व्यक्ति जिसके अपराध होते हुए देखा हो, पुलिस की भाषा में उसे क्या कहा जाता है? ये विटनेस बोला जाता है, साक्षी या गवाह। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस द्वारा रात में घूमने या पहरा देने को क्या कहा जाता है? ये गश्त कहा जाता है या पेट्रोलिंग, जो बोलिए। डुरंड कप 2023 में आयोजित किन किन शहरों में किया गया था? तो ये कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझारा में किया गया था। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी कि अहमदाबाद को। अगर बोले कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर, और भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी घाटियों में कौन सा क्षेत्र अधिक घनी आबादी वाला है? तो ये गंगा बेसिन में जो जैसे गंगा बेसिन जो है यूपी गंगा बेसिन में जो यूपी, बिहार, राजस्थान और ये उत्तराखंड, आपका उसके बाद झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये चारों पांचों राज्य जो है गंगा बेसिन में बसा हुआ, और यहीं पे सबसे ज्यादा आबादी है। इसलिए गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी घाटियों में सबसे अधिक घनी आबादी जो है गंगा बेसिन में। और गंगा बेसिन जो है जलोढ़ मिट्टी का एक क्षेत्र है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होता है। मेन कारण ये है कि जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155 के तहत किया जाता है। जैसे 153 में हर राज्य के लिए जो है एक राज्यपाल होगा। एक आर्टिकल 153 में जो बोला गया कि हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और एक व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए बनाया जा सकता है। ये जो पहले नहीं था, मूल संविधान बाद में इसको जोड़ा गया। क्या चीज?
सातवां संविधान संशोधन जब हुआ था तब इसको ऐड किया गया था कि एक राज्यपाल जो है दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकता है। आर्टिकल 55 में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 56 में उसका कार्यकाल है। 56 आर्टिकल 56 में क्या है, राज्य का राज्यपाल का उसका कार्यकाल है जो कि 5 वर्ष, जो कि 5 वर्ष का होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति जो है कभी भी मतलब उसको राज्यपाल को हटा सकते हैं या तो स्थानांतरण कर सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 157 में योग्यता, राज्यपाल बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए। आर्टिकल 158 में राज्यपाल विधानसभा का संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता, और कोई लापर यानी लापद पर नहीं रह सकता है। 161 में राज्यपाल के दंड माफी शक्ति यानी कि क्षमा दंड, लेकिन मृत्यु दंड को जो है माफ नहीं कर सकता। मृत्यु दंड सिर्फ राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, उनके सिवा कोई नहीं मृत्यु दंड माफ कर सकता है। ये जैसे लघुकरण कर सकते हैं, मतलब प्रतिहार कर सकते हैं, या किसी को मतलब अगर 5 साल का सजा हुआ तो उसको 2 साल कर सकते हैं। किसी का कठोर कारावास हुआ है तो उसको नॉर्मल कारावास कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकते। 163 में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से सलाह लेने की शक्ति। 164 में दिया हुआ है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है सीएम की सलाह पर, मतलब मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। राज्यपाल की जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर विधायी शक्ति या उनका विधानसभा सत्र को बुला सकते हैं, भंग कर सकते हैं और अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश 213। वित्तीय शक्ति है कि बजट जो राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत होता है, यानी कि विधानमंडल में जो है जो बजट प्रस्तुत होता है वो राज्यपाल के अनुमति से बजट यानी कि विधानमंडल के पटल पे रखा जाता है। अगला है कि चाबहार बंदरगाह राजनीतिक रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से बाहर स्थित जो कि हिंद महासागर तक सीधा पहुंच प्रदान करता है। तो ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य है जो कि अभी ईरान जो है बंद करके रखा है। जैन आगम मूलतः किस भाषा में रचे गए थे जो कि उस समय की आम लोगों की भाषा थी? ये अर्धमगधी या प्राकृतिक। उस समय क्या था कि जहाँ पे मतलब जैन धर्म का जो विकास हो रहा था तो उस समय अधिकतर जो है आम जनता जो अर्धमगधी या तो प्राकृतिक भाषा मतलब बोलते थे। तो इसलिए भगवान जो महावीर जी हैं उन्होंने सोचा कि मतलब अपना एक अलग भाषा क्यों उत्पन्न करें, इसलिए। और उसके बाद अगर क्षेत्रीय लैंग्वेज में अगर कोई चीज का विकास हो तो उनका विकास होने का जो है संभावना प्रबल रहता है, और उसको एडॉप्ट करने में जो है मतलब ग्रहण करने में भी आसानी होता है। इसीलिए तो उसके बाद जो है ये जब बौद्ध धर्म का जब विकास हो रहा था तो उस समय भी पाली शब्द का प्रयोग किए थे। वो भी जो है पाली शब्द भी जो उस समय भी जो है जिस एरिया में विकास हो रहा था उस समय पाली जो है आम भाषा थी। एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार, डिजाइन उत्कृष्टता और बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लघु सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एमएसएमई निम्नलिखित में से कौन सा योजना शुरू की गई थी? तो एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम शुरू किया गया था। अपराध स्थल पर पाया गया वह व्यक्ति जिस पर अपराध करने का संदेह हो उसे कानूनी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संदिग्ध या सस्पेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अध्यादेश प्रख्यापित करने का शक्ति देता है? तो ये 213। और 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है। अध्यादेश के बारे में जैसे देखिए कब अध्यादेश लगाया जाता है। देखिए बोला जाता है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो तब राज्यपाल क्या करता है? अस्थायी रूप से कानूनी जारी करता है, जिसे अध्यादेश कहा जाता है। विधानमंडल या विधानसभा या विधान परिषद किसी का सत्र नहीं चल रहा हो उस समय, मतलब जब राज्यपाल अगर अध्यादेश पारित करता है तो उस समय किसी का सत्र नहीं चलना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जो है तुरंत कानून बनाना जरूरी हो, यानी कि एक आपातकालीन मतलब अत्यंत जरूरी कानून बनाना है
तो उस समय अध्यादेश जारी जारी किया जाता है। और अध्यादेश का शक्ति वही होता है जो मतलब विधानमंडल या विधान परिषद द्वारा बनाया गया कानून का शक्ति होता है। या तो अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो उस अध्यादेश का मतलब शक्ति उतना ही होता है जितना कि साथ ही संसद के द्वारा बनाया गया कानून होता है। इसमें जो राज्यपाल अपने मन से अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। इससे जो है राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद से, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से जो है सलाह लेना पड़ता है अध्यादेश जारी करने के लिए। और अध्यादेश जो है यानी कि अगर फिर मतलब विधान परिषद या विधानमंडल जो है का संसद ही सत्र चालू हो जाता है तो उसके 6 सप्ताह तक अध्यादेश लागू रहता है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर अगर जो है विधानमंडल या विधान परिषद अध्यादेश को जो है मतलब कर देता है या बिल बनाकर पास कर देता है तो वो कानून बन जाता है। क्या होता है, कानून बन जाता है। अगर पास सब अध्यादेश पास नहीं करता है, अगर मंजूरी नहीं देता है संसद या अथी या विधानमंडल या विधान परिषद जो भी हो, अगर मंजूरी नहीं देता है तो वो क्या होता है, वहीं पे अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अध्यादेश की शक्ति बिल्कुल एकदम एक्ट के समान होता है। और उसके बाद अध्यादेश जो है बहुत सारा, अगर कोई राज्यपाल अध्यादेश जारी कर रहा और वो अध्यादेश जो है संविधान के विरुद्ध हो, क्या संविधान के विरुद्ध हो अध्यादेश, जब संविधान के विरुद्ध अध्यादेश होता है तो राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होता है, यानी कि उसमें जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है नरेंद्र दत्त था और दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा प्राप्त करते थे। उनके सम्मान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? ये नीरज चोपड़ा जी ने, उन्होंने जीता था स्वर्ण पदक, जो कि 87.58 मीटर थ्रो किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नदियां विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है? तो ये विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा बनाती है। यदि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिनों में पूरा करता है तो प्रतिदिन वह लगभग कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 13.3 डिग्री का कोण बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1950 से 1980 के दौरान भारतीय विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जिसने भारत को शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति के गुट में शामिल होने से रोका? तो ये था गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष मतलब क्या था? किसी के गुट में शामिल नहीं होना। जब शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जो है वो दोनों लड़ रहा था, तो उस समय जो है इंडिया जो है एक अलग बनाया था, मतलब एक संगठन बनाया था जिसको गुट निरपेक्ष बोला गया। यानी कि हम किसी के गुट में शामिल नहीं होंगे, ना तो यूएसए के तरफ, ना तो मतलब यूएसएसआर के तरफ, सोवियत संघ के तरफ। देखिए, संगम साहित्य में वर्णित दक्षिण भारत के उन 3 प्रमुखों राजवंशों का नाम बताइए जो अपने चरम पर थे। तो ये था चेर, चोल और पांड्य। कौन था? चेर, चोल और पांड्य। चेर की राजधानी बज्जी था और मसाला के व्यापार के लिए विख्यात थे। चोल जो है, चोल का राजधानी तंजावुर था जो नौसेना और मंदिर के लिए जो है विख्यात थे। पांड्य जो है, पांड्य की राजधानी मदुरै है जो मोती का व्यापार करते थे। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के समय गुरु गोविंद सिंह जी ने जिन जिन पहले 5 सिखों को अमृत छाक कर खालसा बनाया, उन्हें किन नाम से जाना जाता है? तो ये पंच प्यारे के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को किन अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत खाद्य निगम की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1965 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितना रखा गया था? 7.3% रखा गया। जब एक वस्तु को ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या बदलाव होता है? तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ते रहता है। अटल पेंशन जो योजना है, शामिल होने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितनी है? तो ये 18 से 40 वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा नेता भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था? तो ये अब्दुल गफ्फार खान ने कड़ा विरोध किए थे।
भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो कि मुख्य रूप से केंद्रित था। ये था भारी उद्योग और भारी उद्योग के साथ तीव्र औद्योगिकरण। पहला में था कि कृषि विकास, जो कि था पहला पंचवर्षीय योजना जो है कृषि विकास पर था। दूसरा था भारी उद्योग के साथ साथ तीव्र औद्योगिकरण। धुआंधार जलप्रपात किस पर है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। देख लेते हैं जलप्रपात। देखिए, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी कहाँ है? धुआंधार जलप्रपात तो मध्य प्रदेश। जोकर सोपा जलप्रपात साबरमती नदी और कर्नाटक। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। अथिरापल्ली जलप्रपात यह चालुकुड्डी नदी केरल में। शिव समुद्री जलप्रपात कावेरी नदी और कर्नाटक में। देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड। ये गोमधारा या जोन जलप्रपात ये झारखंड। रारू नदी झारखंड। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। अगला है कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी कर्नाटक। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा। हिरनी जलप्रपात रामगढ़ नदी झारखंड। उसके बाद ये कन्नूर जलप्रपात कन्नूर नदी तमिलनाडु। और ये सब देख लीजिएगा, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिए, मतलब और जितना इंडिया में जलप्रपात है सब डाल दिए। तो अगला क्वेश्चन अगला शिफ्ट के लिए आ सकता है। छठ पूजा मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये बिहार में मनाया जाता है। बोला जाता है किस मुगल शासन ने धार्मिक सद्भाव और प्रशासनिक क्षमता दोनों पर बल दिया? तो ये अकबर ने दिए थे। इतना क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल में जुड़ना ना भूलें, उसमें अपना क्वेश्चन भेजिए जो जिस शिफ्ट में एग्जाम है, शिफ्ट और एग्जाम मतलब एग्जाम डेट और शिफ्ट देके उसके बाद जरूर क्वेश्चन भेजिए।